क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 34 लिखना जॉनसन साहब शुरू करो। कल 2 क्वेश्चंस क्या थे रिवाइज हो गए कौन कौन से का चलो सर ये नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे थे पेज नंबर 24 साथ रख लीजिए पेज नंबर 24 भी है क्या हो 34 पे तो सवाल है 24 पे पढ़ रहे थे उसी को अप्लाई हो रखा था स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए प्लीज आवाज ठीक है मेरी ये स्केड्यूल बन गया था उससे आगे क्या बनना है पेज 24 स्केड्यूल तो ये टेबल ही है इसके बाद 3 चीजें लिखेंगे 3 या 4 क्या क्या लिखा मेजरमेंट बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है रिवैल्यूएशन मॉडल नंबर 3 the useful life या rate method of depreciation detail of disposal आई रजिस्टर करूंगा ये बाकी चीजें कैसे लिखनी है ये भी लिखेंगे जहां आपने स्केड्यूल बना लिया है उससे आगे चलो रजिस्टर इसके नीचे क्लाइंट लगाना दोबारा थोड़ा सा टेबल बन जाएगा हमारे 2 एसेट्स हैं 2 क्लासेस एसेट्स की कौन कौन सी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वंस अगेन क्वेश्चन का डाटा आपने देखना आ जाए सर जी आ जाए प्लीज आ जाए जी तरीका बेटा ये होता है जरा काइंडली एक नजर देखें क्वेश्चन में से ये मिलेंगी चीजें हमें बस हमने ढूंढ के लिखनी है मेजरमेंट बेसिस ऑफ बिल्डिंग बताएंगे सर क्वेश्चन देख बिल्डिंग की मेजरमेंट बेसिस क्या है रिवॉल्यूशन मॉडल इक्विपमेंट के लिए भी रिवॉल्यूशन मॉडल तो जिसका जो मॉडल है आपने वो लिख देना ये आपको कहाँ से देख के पता चलेगा क्वेश्चन में से देख के पता देखें एक मिनट हम अकाउंटेंट्स को तो ये सारी चीजें पता है लेकिन हम अकाउंटेंट्स कहाँ लिख के किसको बता रहे हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले पेज पे लिख के शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में लिखना है जिन एसेट्स की यूजफुल लाइफ पता है तो यूजफुल लाइफ लिख देंगे और अगर लाइफ की जगह रेट पता है तो रेट लिख देंगे बिल्डिंग की लाइफ 20 है अच्छा लाइफ ना ये 20 इयर्स ही है ये भी जरा फाइनल कर लें जरा बात लाइफ पिछली वर्किंग्स देखें जरा लेजर देखें ये लाइफ चेंज नहीं होती जा रही लाइफ बेटा हरगिज चेंज नहीं हो रही है तो फिर ये 19 और 18 क्यों होता जा रहा है टोटल 20 ही अगर 1 साल गुजर गए तो 19 रह गए 2 साल गुजर गए 18 टोटल कितने तो हमने टोटल ईयर्स लिखे ठीक है अगर साल गुजरने के बाद भी आप कहें कि 20 साल लाइफ है फिर आप लाइफ बदल रहे हैं फिर आप कहना चाह रहे हैं कि 1 साल गुजरने के बाद भी अगर 20 है तो 21 होगी 2 साल गुजरने के बाद भी अगर 20 है तो फिर 22 होगी और अगर हम रिमेनिंग लाइफ ले रहे हैं तो इसका मतलब टोटल नहीं चेंज कर रहे टोटल चेंज नहीं हो रहा तो लाइफ इज 20 इयर्स
जी इक्विपमेंट के लिए लाइफ की जगह क्या गिवन रेट गिवन है तो 10%। ओके जी प्लीज। इसके बाद पेज में 24 इसलिए बार बार देखते रहे, याद करनी है। इस वक्त आप मेरे साथ देख के अप्लाई कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें एक आध क्वेश्चन और करने के बाद आपके जहन में वैसे ही याद रहनी चाहिए। थर्डली क्या है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिखे और ढूंढने क्वेश्चन। बिल्डिंग के लिए कौन सा था, स्ट्रेट लाइन है, और इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस है। आदत बनाई करनी फिगर्स चीजें क्वेश्चन में से ढूंढ के लिखा कर। आप स्ट्रेट लाइन के स्पेलिंग बोर्ड से देख रहे हैं, खुद से कोशिश करें लिखने की रिड्यूसिंग बैलेंस के स्पेलिंग। देन क्या लिखना, हाँ जी। अब यहाँ तक एक लाइन लगा दो। हमारे इस क्वेश्चन में डिस्पोजल है, चीज में डिस्पोजल है सर, इक्विपमेंट में एक डिस्पोजल है तो हेडिंग लिखना है डिटेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। डिटेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। बस हेडिंग के बाद रुक जाए और अपने लेजेस में चले जाए। 3 4 5 चीजें मैं बोलूंगा यहाँ, वो अपने अप्लाई करवानी है जरा। सबसे पहले जो एसेट बेचा जाए उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपने ढूंढा करनी है। प्लीज पहले ढूंढ दीजिएगा। एक ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मैंने किसको बोला, क्योंकि फिगर बताया नहीं, फिगर बताया मुझे पता चल जाएगा आपको क्या समझ। इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। हिम्मत हिम्मत जवानों हिम्मत। ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किस किस को कवर कर जाता है, कॉस्ट मॉडल हो तो कॉस्ट को कवर करता है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो फेयर वैल्यू को कवर करता है। तो व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट जिसको बेचा है ना सर। डेफिनेटली वो 25 उसकी कॉस्ट है, लेकिन ग्रॉस का मीनिंग वैसे क्या था, ग्रॉस इससे पहले विदाउट डिडक्टिंग क्या, विदाउट डिडक्टिंग व्हाट। अब इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढे कहीं जरा, ये जो इक्विपमेंट बेचा था, ढूंढे 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 प्लीज ढूंढे 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 क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। प्लीज प्लीज किस लेजर में किधर नजर आएगी फिगर, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में डेबिट साइड पे किस रेफरेंस से नजर आ रही है, डिस्पोजल एंट्री बोले देखते जरा, डिस्पोजल क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 5.76 मिल गया। यहाँ तक अगर सॉल्व करूं इन दोनों को माइनस करके तो क्या चीज आ जाएगी, इसमें से क्या निकाल दो क्या आ जाएगा, ग्रॉस में से क्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो नेट कह लें या करेंगे अमाउंट से, आंसर कैलकुलेट करें 90.24 लिखें यहाँ। तो अगर कोई ऐसे डिस्पोज हो जाए तो कौन सी 3 चीजें पहले ढूंढनी है, अब बोल के लिखिएगा जरा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ढूंढनी है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ढूंढनी है, और उन फिगर्स की बेस पे एक कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है। जी नोटेड। देन सर ये 3 चीजें और भी हैं, वैसे हमारे इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कभी आए तो हम अकॉर्डिंगली ढूंढ सकें। सेल कुर्सीज ढूंढा करनी है, क्या होती है सेल कुर्सीज, क्या है जितने पे बेचा है। क्वेश्चन देखें, हमारे इस क्वेश्चन में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, तो अगर इंफॉर्मेशन होती तो मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं है तो सिंपली मैंने साथ बॉक्स लगा दिया, डैश लगा दिया इसका। क्या हमेशा ये डैश ही लगा करेगा,
देन उसके बाद फिर आपने ढूंढना होता है क्वेश्चन में, सुनिएगा जरा वर्ड्स नहीं आपके, मोड ऑफ डिस्पोजल। मोड ऑफ डिस्पोजल का मीनिंग है कि बेचा कैसे है। बेचने के भी तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि नहीं कैश नहीं, सर मौका तो नहीं। एक तो ये है कि जिसको आप बेच रहे हो उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग करके निगोशिएशन करना। एक ये भी होता है कि कंपनीज अपनी चीजें जब बेचती हैं तो अखबार में ऐड देती हैं, टेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो बेचने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। तो अगर हमारे पर्सन ने बताया था कि बायर से निगोशिएशन हुई है तो हम आगे बढ़ लिख लेते हैं कि निगोशिएशन करके बेचता है। अगर बताया होता है कि टेंडरिंग हुई है तो हम आगे लिख देते हैं कि टेंडरिंग से बेचता है। तो हमारे इस पर्सन ने बताया नहीं हुआ, अगर बताया हो तो अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। वैसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं बेचने के, निगोशिएशंस भी हो सकती हैं या अपनी अदर अंडरस्टैंडिंग के लिए याद देने के लिए लिखना, निगोशिएशंस और टेंडर का, ठीक है। टेंडर नीलामी बोली अखबारों में ऐड आते हैं, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बस ब्रैकेट में लिखना। अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो अकॉर्डिंगली हम लिख देते हैं। इसकी अमाउंट नहीं होगी, मतलब तरीका होगा, अमाउंट नहीं, मतलब आगे लिखा होता है या टेंडर या निगोशिएशन। और लास्ट की फिर आपने जो चीज ढूंढा कि नहीं क्वेश्चन में अगर हो तो, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर का मतलब किसने खरीदा है, क्या उसका एड्रेस है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, किसी और कंपनी ने खरीदा है, उस कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किसने खरीदा, ये भी शेयर होल्डर्स को बताना है। सर में समटाइम्स कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो डायरेक्टर्स खरीद लेते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, किसके बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। तो समटाइम डायरेक्टर ही कंपनी की चीजें पर्सनल यूज के लिए खरीदना शुरू हो जाते हैं, और वो भी डब्ल्यूडीवी पे नहीं खरीदना शुरू हो जाते हैं। हम रोक नहीं सकते एज एन अकाउंटेंट, उनकी अथॉरिटी होगी। लेकिन हम शेयर होल्डर्स को कम से कम बता देंगे कि आपके जो एसेट्स हैं कौन लेके जा रहा है, ताकि वो अपनी मीटिंग्स में खुद आके पूछ रहे हैं, भाईजान हमने तो आपको किसी और काम के लिए अपॉइंट किया था, आप किन चक्करों में पड़ गए। हमारे एसेट्स मार्केट वैल्यू पर अगर लेके जाए तो ठीक है, कोई भी ले जाए मार्केट वैल्यू पे गेन लॉस। लेकिन अगर लेस देन मार्केट वैल्यू पे कोई लेके जा रहा है तो अकॉर्डिंगली कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो इस लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करने का मतलब शेयर होल्डर्स के लिए है, ताकि उन्हें पता चल जाए कौन लेके जा रहा है। और अगर इसको कंपनी के शेयर होल्डर्स को उस पर कुछ रिजर्वेशन है तो फिर हर साल के एंड पे कंपनी की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें फिर शेयर होल्डर्स जो है अपने डायरेक्टर साहिबान से पूछ सकते हैं कि भाईजान ये हमारी कंपनी के एसेट्स क्यों लेके गए आप लोग। बहरहाल हम अकाउंटेंट्स रोक नहीं सकते, हम अकाउंटेंट्स का काम क्या है, हम ईमानदारी से सब कुछ बता दें। अब ये जो 6 चीजें मैंने आपके सामने लिखी, ये चीजें आप कब डिस्क्लोज करेंगे, जब कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो जरा एक दफा पहले यहाँ से पढ़ के और फिर एक दफा जरा मेरी तरफ देख के जरा बता दें कौन सी ये 6 चीजें। GROSSCAR, हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा। ये ऑनलाइन से रिपीट कर दें आप भी है। दाने तो प्लीज बता दें मेरी तरफ देखकर, लॉस कैरिंग अमाउंट के बाद, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बाद, पेज नंबर 24 पे चले। यहाँ से बेटा जो चीजें हमारे क्वेश्चन में के मुताबिक थी वो मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। वो 5 ऊपर पॉइंट्स आए थे। स्केड्यूल बन गया अलहमदुलिल्लाह, मेजरमेंट बेसिस बता दी, यूजफुल लाइफ बता दी, मेथड बता दिया, डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन होगी। फाइनली अब डिस्प्ले रह गए, अगर एसेट कोई रिवैल्यू हो जाए तो एक और हेडिंग लिखो, डिस्प्ले इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। Disclosures regarding revaluation of बिल्डिंग। इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 24 पे, एक एक करके मेरे साथ अप्लाई करवाना।
पढ़ ले पहला इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ब्रैकेट भी पढ़ा। आखिर एक से ज्यादा रिवैल्यूएशंस है तो फिर आखिरी वाली बतानी है। आए क्वेश्चन पे पेज नंबर 34 बताएं कौन सी डेट लिखूं। अब रिवैल्यूएशन पे बहस हो रही है, बिल्डिंग देखेंगे या इक्विपमेंट देखेंगे? बिल्डिंग बताएं जी फाइनल डेट 1 जनवरी 16 लास्ट लेटेस्ट, पहली नहीं आखिरी। तो एक सेंटेंस बड़ा बन जाएगा, लिखा जरा एक सेंटेंस। द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फर्स्ट जनवरी 15 या 16। अगर एक से ज्यादा डेट्स हैं तो अपने लास्ट लेटेस्ट डेट लेंगे। नंबर 2 दोबारा पेज नंबर 24 बार बार पढ़े, याद करें। नाम बताना है और इसकी इंडिपेंडेंस बतानी है, तो इसका भी एक सेंटेंस लिखेंगे। द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय क्वेश्चन में से ढूंढना। द रिवैल्यूएशन सेंटेंस मैंने शुरू कर ली, कंप्लीट करो। द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय एक्यूरेट वैल्यूज प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूज। ये पूरा सेंटेंस बस बाकी एज इट इज बन जाए। Accurate values private limited लिखा an independent firm of value, an independent value क्या बोलते हैं, an independent valuation company, an independent valuation company। ओके जी प्लीज। तो कौन सा देवर डिस्क्लोजर हो गए शॉर्ट वर्ड्स में? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड नेम ऑफ रिवैल्यू एंड हिज इंडिपेंडेंस। ये थर्ड वन इंपॉर्टेंट है, जरा वर्ड्स पढ़ लीजिएगा, मैं उसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जो भी रिवैल्यूड क्लास ऑफ एसेट होगा उसके एंगल से आपने ये बताना है कि अगर उस एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल की बजाय कॉस्ट मॉडल पे ही रखा होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती। तो आइए जरा इसको समझे, जरा एक छोटी सी हेडिंग बनाए, कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल या कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड एट कॉस्ट मॉडल बीन यूज्ड। कैरिंग अमाउंट अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया जाता, किसकी जगह? बिल्डिंग को हमने किस मॉडल पे मेजर किया हुआ है, लेकिन यहाँ बेटा शेयर होल्डर्स को ये बताना कि अगर कॉस्ट मॉडल पे ही रखा होता तो फिर बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट क्या होती। अब यहाँ देख के लिखने वाली बहस खत्म हो गई है। अरे बात समझ नहीं, हमारे इस क्वेश्चन में कंपैरेटिव्स भी रिक्वायर्ड है। कंपैरेटिव का क्या मीनिंग होता है? तो 16 के एंड पे खड़े हैं, 16 के एंड पे खड़े हैं, तो 15 भी डिस्क्लोज करना है। मैं अभी क्या करने लगा हूँ, पहले बोर्ड पे और से देखना, अपने सामने जरा बिल्डिंग का लेजर निकाल के रखना है। ये जो बिल्डिंग के लेजर बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बिल्कुल सिंपल है डिस्कशन, कंसंट्रेशन करना बस। देखिए बिल्डिंग कितने की थी, कितने की आई थी सर? 450 मिलियन की आई थी ऐसे। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या हर साल आप 450 डिवाइड बाय 20 ही करते जाते, या हर साल फिर भी रिमेनिंग लाइफ गिनते? अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो हम सिंपली स्टेटमेंट मेथड में गिनेंगे। 450 कैलकुलेटर पकड़ो, 450
डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, ये पर एनम डेप्रिसिएशन होता है, ये पर एनम डेप्रिसिएशन होता है। अब इसे परचेज किया हुआ, क्वेश्चन देख लें 14 के स्टार्ट में, 14 के स्टार्ट में, तो अगर 15 के एंगल से सोचें, 15 ईयर एंड पे सोचें, तो 2 साल गुजर गए होंगे। कौन कौन से? 14 एंड 15। तो अगर कॉस्ट मॉडल होता तो सिंपली क्या हो रहा होता, बिल्डिंग को कैसे हम अकाउंट फॉर कर रहे होते, व्हाट इज द कॉस्ट 450 माइनस व्हाट इज डेप्रिसिएशन पर एनम, और मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया मैंने, कौन से 2 साल, 14 एंड 15 वाले 2 साल लेस होके 15 की कैरिंग अमाउंट आ जाती, नहीं आ जाती। और 16 में क्या करता हूँ, व्हाट इज कॉस्ट 450, और कितने सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है, 3 सालों की। क्या हर साल की डेप्रिसिएशन सेम रहती है? उसकी क्या वजह है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और रिमेनिंग लाइफ तो तभी गिनते हैं अगर इवैल्यूएशन हो जाए, और अगर इवैल्यूएशन ना होती तो सिंपली शायद ये फिगर्स आते, तो फिगर्स लिख भी नहीं करनी और उनकी वर्किंग भी नोट कर, सॉल्व कर लेंगे, कर लें सॉल्व। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये फिगर्स ढूंढते हुए इवैल्यूएशंस को इग्नोर करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? 2 साल 14, 15 और 16 तक आते आते फिर 3 साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गई होती। और 405 एंड शायद 382.5। ये फिगर्स कब होती है अगर क्या ना हुआ होता, अगर कॉस्ट मॉडल यूज किया होता, इवैल्यूएशन ना की होती, तो फिर ये हमारी कैरिंग अमाउंट 15 और 16 के एंड पे आ रही होती। बना लिया कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम? सिंपली क्या सोचना है, इग्नोर इवैल्यूएशन, कॉस्ट मॉडल की बेस पे क्या फिगर्स होती है वो ट्रेस करनी है, ढूंढनी है। लास्ट पेज 24, इसको 2 हिस्सों में कर ले, जिस तरह मैंने ब्रेक किया था, पहला हिस्सा बोले 4th पॉइंट का, किस चीज का डिस्क्लोजर बनाना, और बेटा देख के सेंटेंस बोलना है यार, द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज बताना है यार, कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है, हेडिंग देखें, चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। चेंज का पता कैसे चलता है, अगर हम सरप्लस लेजर में लाएं तो चेंज का पता चल जाएगा। 16, 15 कंपैरेटिव बनाने का तरीका क्या होता है, पहले कौन सा साल, करंट ईयर और फिर कंपैरेटिव ईयर, ना कौन सा लेजर अब आपने ध्यान में लाना, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और उसे स्टेटमेंट फॉर्म में मेरे सामने प्रेजेंट करवाना। अपने लेजर्स में जाए, रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर हमने बनाया तो नहीं हुआ, लेकिन आपने शायद कल अपने जहन में बनाने की कोशिश की थी। प्लीज किसी के जहन में आ जाएगा सर, बिल्डिंग अकाउंट देखें, वहां से हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। बिल्डिंग अकाउंट 15 के एंगल से देखें पहले, 15 ये ओपनिंग बैलेंस है या रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में आया है, हिम्मत जो है ना, हिम्मत, ये किस दिन अराइज हुआ है, 1 जनवरी 15, ये 31 दिसंबर 14 से आया,
ये ब्रॉड डाउन के तौर पे नहीं लिखा जाएगा, ये फॉर द पीरियड ऑफ 2015 के तौर पे लिखा जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2015 इज ओपनिंग किसे कहते हैं? ओपनिंग जीरो। लेकिन उसी साल के 15 के साल के शुरू में रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में कितना सरप्लस आया? प्लीज कितना आया सर? रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में 28.5 प्लस आया। देन काइंडली जरा जहन में लाएं रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर। क्या ये 28.5 में से कुछ ट्रांसफर भी हुआ होगा? कैलकुलेटर पकड़े हैं, कर ले वर्किंग्स कर ले, रिवाइज कर ले। कौन सा लेजर सोच रहे हैं हम और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की फिगर कैसे बनाएंगे? 28.5 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आंसर आया 1.5 की एंट्री बोलना कंपलसरी हो गया है। डेबिट का मतलब सरप्लस कम हुआ है, देयरफॉर क्लोजिंग बैलेंस 15 के एंड पे रह गया होगा 27। डन है सर? बात पूरी सुन लें, 16 में आ जाएं। 16 का ओपनिंग बनेगा कुछ? जवानों हिम्मत यार, इस साल का क्लोजिंग किस साल ओपनिंग बन जाएगा? अब 16 में आए, 16 में भी रिवैल्यूएशन दोबारा हुई है। 16 के स्टार्ट पे बताएं रिवैल्यूएशन पे सरप्लस आया या लॉस आया? लेकिन कितना लॉस सरप्लस से एडजस्ट हुआ है? सरप्लस से एडजस्ट, सरप्लस के लेजर में 54 आएगा या 27 आएगा? 27 और 27 जेन में रख के पूरी एंट्री बोले। देखे सर जी, देखे बोलनी है सर। सरप्लस डेबिट 27, लॉस डेबिट 27, एसेट बिल्डिंग क्रेडिट 54। हम किसका लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं? तो सरप्लस के लेजर में कितना आएगा? 27 डेबिट होके आएगा या क्रेडिट होके? डेबिट होके, डेबिट होके बेटा, डेबिट होके मींस माइनस हो जाएगा। और जब ये खत्म ही हो जाएगा तो ट्रांसफर का कोई सवाल पैदा न होने की वजह से क्लोजिंग बैलेंस जीरो। डन हो गया प्लीज? तो कौन सा लेजर ध्यान में रखना है और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश इंशाल्लाह किया करनी। आज बिस्मिल्लाह पढ़ो। जी ऑनलाइन फिगर्स सोची आपने? ये मैंने ब्रैकेट्स कब लगाएंगे? माइनस हो, ये माइनस कब हो रहा है? जब डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सरप्लस क्रेडिट होके पड़ेगा और डेबिट होके। ये 27 ओपनिंग कहाँ से आ गया? 27 ओपनिंग कहाँ से आया? इस साल का क्लोजिंग किस साल ओपनिंग बन गया? रोज ही जादू करवाते हैं। ये 15 का क्लोजिंग जो होता है, 15 का क्लोजिंग जो है नेक्स्ट ईयर नॉट डन। ये नासा बात आपकी बड़ा बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर जी, वेरी डिफिकल्ट। तो नहीं बेटा, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। जी सर, पेज नंबर 24 आधा हिस्सा करवाया आपने, आधा सेंटेंस रहता है। साथ क्या बताना आप? क्या लिखवाना है सेंटेंस? हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, क्या सेंटेंस लिखवाएंगे? देयर इज रिस्ट्रिक्शन या देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन? देयर इज रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये सेंटेंस देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन, कोई का बोलता नहीं जरा। Section on distribution of revaluation surplus to shareholders as dividend.
पहली बात तो बेटा अदनान, आप जो कह रहे हैं ये बात ही मैं इससे एग्री नहीं करता। आप जो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। तो मैंने वैसे ही आपका दिल रखने के लिए कहा था। अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं ये मुश्किल कैसे है? मुश्किल आसान कैसे होगी? ठंडे जैसे सोच के बताएं सारे, पढ़ाई के अलावा जिंदगी में और क्या मुश्किल है? पढ़ाई के अलावा क्या क्या मुश्किल है? पढ़ाई के अलावा मुश्किलात बताएं। शहरी के बाद सोना ही उठना? नहीं, सोना भी मुश्किल है। रातें जागना तो अल्हम्दुलिल्लाह को मुश्किल है। बच्चों के क्या? इन अदर वर्ड्स, चले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मोल्ड कर लेता हूँ। पॉजिटिव कामों के अलावा क्या क्या मुश्किल है? नहीं, ये शहरी के बाद उठना वैसे क्यों उठना है आपने? और मेरा ख्याल है मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो जो काम पॉजिटिव है, जिनमें जनरल कंसेंसस है कि ये सही है काम, ये जैसे हैं, वो तो सारे मुश्किल है। तो उनके अलावा कुछ मुश्किल है तो आए इसे भी नेगेटिव काम में समझ लेते हैं पढ़ाई को। ये भी आसान है। हमारी सारी जिंदगी नेगेटिव ही समझे, सब कुछ मुश्किल है। ना करें यार, खुदा का नाम लो। ठंडे दिल से सोचें, ये पिछले तकरीबन 30 मिनट से 35 मिनट्स में आपने किया क्या है? जरा ये सफा देखो, आपने किया क्या है? इतना मुश्किल काम किया क्या? जरा चेक तो करें। बोर्ड से देख के अंग्रेजी लिख ही गए हैं, लिख ही गए हैं। कुछ सवाल से देखा है, कुछ 24 नंबर सफ़े से पढ़ा है। बेटा ये भी मुश्किल है, तो इसे मुश्किल ही रहना चाहिए। बड़ा अदनान, अगर आपको मुश्किलात पसंद ना होती तो आप बेटा मेरी बात ध्यान में रखिएगा, बीए कर रहे होते। आपको लोगों ने बड़ा समझाया था, आपने कहा नहीं मैं पढ़ने वाला हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए ने? आपको मुश्किलात पसंद है, आए बिस्मिल्लाह पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। अपनी फुल एफर्ट करें, रब आप हमारे साथ है, अल्लाह की मदद आना चाहती है। 82 पे है, जंप लगाया जरा बड़ा सही। बेटा बात तो आपकी सही है, लेकिन हकीकत भी यही है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। यकीनन जिस दिन आपने फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी होगी कहीं भी कभी भी, फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटिंग जिंदगी में, अगर आपका पहले अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो यकीनन उस दिन आपको बहुत मुश्किलात महसूस नहीं होंगी। बड़ी मुश्किल से मशीनरी बढ़ती थी, मशीनरी बढ़ रही है, डेबिट होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब मशीनरी जल्दी डेबिट हो जाती है और कैश भी क्रेडिट हो जाता है। तो बेटा हर चीज में हिम्मत करनी पड़ती है, आसान चीजें मेहनत करने से होती हैं। चलो बिस्मिल्लाह पढ़े, पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन है। सीरियस हो जाएगा, कल अपने क्वेश्चंस रिवाइज करनी है मैंने कहते हैं, अभी मैंने पता चल रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेडी प्लीज, प्लीज अ न्यू फ्रेंडशिप इज इन प्रोग्रेस। भाईजान अच्छी बात है, दोस्ती हो गई है, लेकिन रमजान के बाद इंशाल्लाह मिठाई भी आपसे खाएंगे, लेकिन प्लीज फिलहाल सवाल करें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द, कौन सा पेज है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चिड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। सब कुछ रिवाइज भी होगा और डेफिनेटली हमें थोड़ा सा जरा टेस्ट भी हो जाएगा कि एग्जाम में हमारे साथ क्या क्या होगा। एक टेबल बना हुआ, रोज में पढ़ेगा। दो एसेट्स है, बिल्डिंग एंड प्लांट। बिल्डिंग के सामने पढ़ा, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 15, कॉस्ट ऑफ परचेज 600 million, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ 30 years, मेथड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल, प्लांट की परचेज रेट भी सेम है, कॉस्ट दी हुई है 25 years लाइफ है, स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट मॉडल एक पे रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक पे कॉस्ट। बिल्डिंग्स, द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग
रिवैल्यूड अमाउंट किसे कहते हैं? As determined by Shabir Associates, an independent value on 31st December 15 and 31st December 17 was 700 million and 463 million respectively. On 30th June 17, a building having original cost of 66 million was sold to Bakir Limited for rupees 85 million. It was last revalued at 87 million. Underline the next line. और ये पता है आपको? ऑयल इंकर्ड, ऑयल कौन है? ये बिजनेस के नामों को तो बाद में एप्लीकेशंस में रख लेते हैं, तो आइडिया होना चाहिए। बिजनेस इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 2 million ऑन डिस्पोजल। पिछली लाइन में वापस आए, इसे पिछली लाइन में 85 million के 87 million भी है, मतलब 85 million भी है, 66 million भी है। तरतीब से शुरू करते हैं, जरा रैंडम मुश्किल हो। 66 million के सही वर्ड नहीं, खरीदा था, कॉस्ट पे खरीदा था। 85 million के बेचा है, किस दिन बेचा है? 30 जून 17 पे 85 million का बेचा है। क्या कभी से लास्ट रिवैल्यू किया था? उस वक्त कितने पे रिवैल्यू किया था? 87 पे। अब जरा बताएं ये 2 million के लास्ट, क्या डिस्पोजल पे कोई खर्चा भी हो जाता है? डिस्पोजल पे बेचने पे कोई खर्चा भी हो जाता है? अगर डिस्पोजल पे खर्चा तो उसका क्या करते हैं? इसमें से माइनस करते हैं, सेल प्रोसीड्स में से बस नेट करके वर्किंग करते हैं। आता है याद पे देखें, एक दफा एक पर्सन में बात होगी शायद, या दो जगह होगी। पेज नंबर 14 ढूंढो, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, पॉइंट नंबर 2 ऊपर। कितने का बेचा है ढूंढना। 34। बेचने पे कितना खर्चा हुआ है? क्या वर्ड लिखे हुए साथ में? वर्ड लिखे हुए नेट कर लेना, नहीं मतलब कुछ मतलब ब्रैकेट में लिखा ना। कैलकुलेट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, सिंपली 29,000 रेवेन्यू रह जाएगा। नेट कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट बाय 29। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे भी एग्जांपल है। ये पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर 15, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स बताएं। 309 हो जाएगा, 334 माइनस 25। तो अगर कभी कोई कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ जाए तो सिंपली आपने क्या करना, सेल प्रोसीड्स में से नेट करके अपनी वर्किंग करना। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाए पेज नंबर 22। जी अब फाइनल करने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स, इसी लाइन में 85 बट इज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। नहीं यार, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यार, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बेचने की कॉस्ट है। ठीक है चलो, लेकिन फाइनली कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इस वक्त बात हो, तो नेट करके ये 83 मिलियन रह जाएगा। फाइनली वो कहता है ऑयल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। प्लांट, दो एसेट्स हैं, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है पहले। प्लांट के बारे में कहता है ड्यूरिंग 2017 oil has decided to change the depreciation method for plant from straight line to reducing balance method। ये नई चीज है, इंशाल्लाह फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन किस मेथड से किस मेथड में। और डेफिनेटली अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आएंगे तो रेट चाहिए होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ही रेट फिर मल्टीप्लाई होते हैं ना, अकॉर्डिंगली रेट चाहिए होते हैं। तो रेट उसने बताया हुआ 10%, अगर ये ना बताया होता तो शायद कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला को याद करवा देगा, y माइनस n स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। रिक्वायरमेंट पर ये जो भी है इंशाल्लाह अभी आपसे पूछता हूँ, आप परेशान ना, पता है आपको यार, ना करेंगे ना 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 भाईजान। रिक्वायरमेंट, in accordance with the international financial reporting standards prepare a note
ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट तकरीबन वही है जो भी आप कल कर रहे थे मेरे साथ, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर इंक्लूजन इन द ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। कंपैरेटिव ईयर कौन सा होगा? 16। अब आपने जो अभी मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है उसमें जरा देखिएगा रजिस्टर में आपको कितने पेजेस लगे हैं। नहीं वो देख पहले किया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 की बात नहीं कर रहा, लेजर्स के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 जहां से शुरू किए ये नोट्स बनाने में कितने पेजेस लगे? तो आप जितने पेजेस लगे अकॉर्डिंगली इतने छोड़ दें, लेकिन ये नोट्स बनाने के लिए हमें पहले करना क्या पड़ेगा? तो लेजर्स बनाने पड़ेंगे, तो वर्किंग्स में आते ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे। अच्छा क्वेश्चन ना काफी सीरियस है, लेकिन आपने कोई भी ऐसी चीज प्लांट में जो चीज है वो नहीं है, बिल्डिंग में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका पहले हमें पता ना चल गया हो। अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो ये सारी बहस जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हो रही है ये जाया होने का शदीद खतरा है, और अगर आपने फुल कंसंट्रेट किया तो ये बातें बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप साथ साथ ना चले तो फिगर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, सही बात समझ नहीं आ सकेगी। जी सर, हम कहाँ आ गए? जी बेटा मौज क्वेश्चन नहीं मिल रहा बेटा, पेज नंबर 282 पे सबको क्वेश्चन मिल गया बेटा? प्लीज मौसम पेज नंबर 282 जरा निकालिए। जी मौसम प्लीज पेज नंबर 282 पे क्वेश्चन मिल गए। जी सर, ये दो लेजर्स प्लीज बेटा प्लीज, दो लेजर्स करनी आमने सामने खोलें, बिल्डिंग का और एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। और इवैल्यूएशन सरप्लस में भी जरा कॉम्प्लेक्सिटी जरा ज्यादा है, तो उसका भी एक लेजर खुलना तो चाहिए, लेकिन पहले आप जरा क्वेश्चन देखें। बताइए किन सालों की वर्किंग करनी पड़नी है? नहीं वो ठीक है, 1670 तो उसने मांगा है, लेकिन एसेट खरीदे कब? तो 15 से गेम शुरू करनी पड़नी ताकि फिगर्स का सही कॉन्टेक्स्ट बन जाए। तो 3 सालों की वर्किंग है ये, 3 ही बनते हैं, 15, 16, 17। तो अकॉर्डिंगली जरा स्पेस छोड़ना, आपको आइडिया है। 3 सालों के लिए जरा ज्यादा स्पेस रखिएगा, खुली खुली वर्किंग काफी सारी चीजें आ जाएंगी बीच में। और एक सरप्लस का लेजर खोलना, उसके लिए जगह रखना, आधा पेज रख लें, चलो मेरा ख्याल है आधे से थोड़ा ज्यादा रखें, इसके लिए नीचे सरप्लस का बनाना। बेसिक्स वही है, नई चीजें अगर आएंगी तो लॉजिकली सोच से जाना। रेडी जी? स्टार्ट नहीं, 15 से शुरू करना, डेफिनेटली रिक्वायर्ड नहीं 15, जरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। जी फर्स्ट एंट्री, फोकस ऑन बिल्डिंग ओनली, प्लांट पे कर लेते हैं बात। बिल्डिंग 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 1 January 15, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट बाय 600 रुपीज इन मिलियंस लिखे नहीं गई। जी अब क्वेश्चन में डाटा आपने खुद ढूंढना है। 2015 जेन में रखें, 2015, अच्छा ईयर एंड वही 31 दिसंबर है। बताएं 15 में क्या करूं? 15 के एंड पे मेरा ख्याल है रिवॉल्यूशन हो गई, बिल्डिंग बिल्डिंग टेबल के नीचे 31 दिसंबर 15 के एंड पे फर्स्ट रिवैल्यूएशन आ गई। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या रिवैल्यूएशन कर दें?
किस डेट पे डेप्रिसिएशन? 31 दिसंबर 2015 डेट लिखे। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit, फिगर कैसे सॉल्व करूं? 600 divided by 30 years life is equal to 20. डन है सर। ईयर क्लोज करते हैं, वर्किंग्स में आ जाए। अभी ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, साल के शुरू में नहीं है। तो पहले अब रिवैल्यूएशन होगी और फिर फाइनली फिगर्स सीडी बनेंगी। वर्किंग्स में लिख के करें। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 15। क्या करना होता है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे? कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करें। कैरिंग अमाउंट बनवाएं 600 माइनस 20 580। फेयर वैल्यू ढूंढें, फेयर वैल्यू ढूंढें या रिस्पेक्टिवली ढूंढें। 700 ओके। डिफरेंस लें, 120 का नाम बताएं। फर्स्ट टाइम सरप्लस आया। हाँ जी, लेकिन लेजर बेटा बनाते हुए जरा थोड़ी सी एहतियात रखें। एलिमिनेशन करें, एलिमिनेशन करें। एलिमिनेशन की एंट्री किस डेट पे होती है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन की एंट्री करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे। एलिमिनेशन की एंट्री की डेट बताएं, अमाउंट बताएं। 20। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। accumulated depreciation debit, building credit 20 accumulate है, उतनी फिगर। और 31 दिसंबर 15 accumulated depreciation का रेफरेंस आ जाएगा। ये ठीक है सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बोले, बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। बिल्डिंग के लेजर में भी फिगर आएगी डेबिट साइड पे, और रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में भी आप जाएंगे। हाँ जी, बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय रुपीज 120 मिलियन। जी 120 जी ठीक है सर। देन सर जी इसी डेट पे एक और काम करते हैं। हाँ जी, कौन सा काम, कौन सा काम? व्हाट इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, व्हाट इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 19। टोटल कितनी है, कितने साल गुजरे हैं? रिमेनिंग लाइफ 30 माइनस 1 29। जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर। अब इन 29 इयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या मतलब? स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से कर लेते हैं यार। क्या जवाब है? 29 ईयर लाइफ गिन ली है, इसके बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। इस साल की चार्ज हो गई है सर। आफ्टर इवैल्यूएशन का मतलब आप यही साल या नेक्स्ट ईयर, तो सरप्लस में ट्रांसफर करें। और सही लिखा हुआ सवाल में एनुअल ट्रांसफर करना है यार। ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है, कौन से दो काम अब नेक्स्ट ईयर में ही होंगे? फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन और सरप्लस ट्रांसफर नेक्स्ट ईयर से होगा।
इस सरप्लस का जो ट्रांसफर है ये डेप्रिसिएशन के साथ बेटा लिंक है, तो क्योंकि ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, इस साल की डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज हो गई है, तो नेक्स्ट ईयर से 700 बिलियन की फेयर वैल्यू 29 ईयर्स पे डेप्रिशिएट होगी, और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में सरप्लस ऑफ 120 भी 29 ईयर्स के बेस पे ट्रांसफर होगा। क्लियर है? सीडीज निकल जी, ऑनलाइन बेटा ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी क्यों जीरो हो गया? नहीं मतलब हुआ क्या है, जितनी चार्ज हुई उतनी एलिमिनेट हो गई, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस पर सीडी है 700 बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस 120। ब्रॉड डाउन उठाएं, कौन सी डेट आ गई? डेट लिखना है, ब्रॉड डाउन मींस 1 जनवरी 16 जी। 16 के एंगल से बिल्डिंग का डेटा पड़ा, 16 में क्या क्या हुआ? इस साल कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं फर्दर हो रही, एक डिस्पोजल हो रही है, वो किस साल में हो रही है? और 16 के एंड पे कोई रिवैल्यूएशन भी नहीं हो रही, तो शायद गेम सिंपल है। कौन से दो काम बस होंगे? मेक एन एफर्ट, ट्राई। डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ सरप्लस ऑन 31 दिसंबर 15। Sorry, 16. 31st December 16. Fair value is depreciated over remaining useful life, which means 700 divided by 29. अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो प्लीज दो डिजिट्स में राउंड ऑफ कर लें। 700 माइनस सॉरी 700 डिवाइड बाय 29 इज इक्वल टू 24.14 पे बात खत्म कर। डबल एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन की, ये साइडें गलत हो जाती है अगर आप एंट्री बोले बगैर, ऐसे ही बस रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एंट्रीज बोलने जहन में लाएं और रिकॉर्डिंग की पोस्टिंग करें। ये 31 दिसंबर 16 पे आप डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हुई है तो एनुअल ट्रांसफर के लिए वर्किंग करें, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कैसे? 120 डिवाइडेड बाय 29। अब अगर यहाँ आपने कंसंट्रेट ना किया साथ साथ तो आपको ऐसा लगना जैसे कोई नया काम शुरू हो गया, हालांकि सब कुछ इंशाल्लाह पुराना होना है। किस डेट पे ये ट्रांसफर की एंट्री जहन में आनी चाहिए? नहीं बता ना, डेप्रिसिएशन की डेट, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो साथ जहन में आना चाहिए कि सरप्लस ने भी एनुअल ट्रांसफर होना ही है और अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग करें। ओके जी प्लीज। 4.14 1 4 ही जी सर। अब 16 में और क्या रह गया? सीरीज नहीं करना।
जी यासीन साहब, ये वही है जिस तरह कल क्वेश्चन नंबर 4 MWL में आपने रिवाइज किए हुए। ये वही है जिस तरह आपने कल क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज किए, पेज नंबर 33 पे है। जी सर, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी 24.14 ही होगा। सरप्लस का सीडी 115.86। जी ओके सर। कौन सा साल अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया? जी जैन साहब, अगर ये वर्किंग ना हो रही है तो बताएं आप नोट्स कैसे बनाएं? आप इसके बगैर नोट्स बनाएं, अंदर वर्किंग करना कंपलसरी तो नहीं है, आप बनाएं नोट्स बताइए, 3 चक्रों पड़ जाता है। जी ब्रॉड डाउन से 1 जनवरी 15 के ब्रॉड डाउन था। सॉरी 70 कितना ब्रॉड डाउन था बता दो। 700 मिलियन बिल्डिंग का, 700 मिलियन क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का एंड रिवॉल्यूशन सरप्लस का। अब 2017 के एंगल से डेटा पढ़ो। इस साल के मिड में एक बिल्डिंग डिस्पोज हुई है, रिवैल्यू करने के बाद या पहले? आंसर डेट फुल यकीनन 66 मिलियन क्या दिया हुआ कॉस्ट, लेकिन क्या लास्ट रिवैल्यूएशन की कोई फेयर वैल्यू भी दी हुई है? लास्ट रिवैल्यूएशन बिल्डिंग्स की कब हुई थी? बिल्डिंग्स के एंगल से अगर सोचें तो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है? 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2017 भी तो है। डिस्पोजल कब हो गई इसकी? क्या सेकंड रिवैल्यूएशन से पहले इसको डिस्पोज कर दी? और कितने का बेचा है? 85 माइनस 2 फाइनली नेट 83 का बेचा। अब ये उसके बाद फिर ईयर एंड पे 31 दिसंबर 17 पे अगर आप जाएंगे तो रिमेनिंग बिल्डिंग्स की सेट रिवैल्यूएशन भी है। मैंने रिमेनिंग वर्ड क्यों बोला? क्या जिस बिल्डिंग को बेच दिया होगा उसको भी हमने रिवैल्यू किया होगा, तो जो रह गई होंगी कि फिर उसकी रिवैल्यूएशन। तो ये वाला साथ इसके मिड में रिवैल्यूएशन भी है और एंड सॉरी इसके मिड में डिस्पोजल भी है और एंड में रिवैल्यूएशन भी है। तो ये जरा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना। इस तरह करें, बनाते हम इसमें लेजर्स ही रहे, लेकिन लेजर्स में एक ही साल रह गया 17, उसकी तरह स्पेस रख के इस साल की तरह एंट्रीज भी लिख दें। सिर्फ पोस्टिंग ना करें, कंडी पहले एंट्रीज देखें फिर पोस्टिंग कर लेते हैं। लेजर में एक साल की फिगर्स के लिए जगह रखें और हेडिंग लिखें जर्नल एंट्रीज और द ईयर एंट्री। ये जो 2017 वाला ईयर है ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही होगा ना जिस तरह पेज नंबर 33 पे एक मिनट जाएगा। पेज नंबर 33 ऑफिस बिल्डिंग में कोई डिस्पोजल आई थी सर? ऑफिस बिल्डिंग्स में कोई डिस्पोजल आई थी सर? डिस्पोजल आई थी सर? मिडिल ऑफ द ईयर डिस्पोजल थी। 4 काम मिडिल ऑफ द ईयर रुके किए थे।
नंबर 1 6 महीनों की डेप्रिसिएशन, ट्राई करें कल आपने रिवाइज भी किया घर पर। 6 महीने का फिर ट्रांसफर, फिर डिस्पोजल और फाइनली जो बचा सारा ट्रांसफर। तो ये उसी तरह कुछ वर्किंग्स होनी है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 33 में हुआ था। तो मैं बार बार शायद उस पेज पे आपको लेके जाऊं, साथ रजिस्टर में भी शायद कुछ एंट्रीज दिखाऊं, तो रिवाइज करके मेरे साथ फाइनल करने के लिए। लेकिन एक नई चीज ये है कि वहाँ ऑफिस बिल्डिंग्स जरा दोबारा देख लें, पेज नंबर 33। ऑफिस बिल्डिंग्स एंड में दोबारा रिवैल्यू नहीं हुई थी, वो फैक्ट्री बिल्डिंग हुई थी। लेकिन यहाँ बिल्डिंग जो है एंड में रिवैल्यू भी हो रही है, तो कंसंट्रेशन फुल जरा फिगर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। आपने एक एक चीज ध्यान से सोच के लिखवानी भी है और लिखनी भी है। आ जाए, एंट्रीज शुरू कर रहा हूं मैं। एंट्रीज इसलिए लिखा हूं कि पहले एंट्रीज करवा दें, बाद में पोस्टिंग इंशाल्लाह अभी आप कर लेंगे। जी रेडी है सर? किस साल की एंट्रीज? अब 17 के एंगल से डाटा पढ़ें और बताएं मैं पहले किस डेट पे रुकूं, किस डेट पे रुक जाऊं। रिवैल्यूएशन ना करना पहले 31 दिसंबर 17 पे जाके, मिडिल ऑफ द ईयर पे रुक रहा हूं। क्यों रुक रहा हूं? डिस्पोजल तो ओके है, बात अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेट में डिस्पोजल की एंट्री कर दूं। क्या पहले 2017 में ये एसेट 6 मंथ्स यूज हुआ है? वंस अगेन 6 मंथ ही बनते हैं यार 30 जून के एंड तक। तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, सिर्फ इस बिल्डिंग की 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, फिर इसी बिल्डिंग का अगर कोई सरप्लस है तो वो वर्किंग करते हैं अभी, उसका ट्रांसफर एंड ऐसा ऐसा गेम डिस्पोजल और फिर रिमेनिंग सरप्लस ट्रांसफर होगा। रेडी है सर? तो सबसे पहले बताएं क्या काम करवाएंगे, पूरे वर्ड्स के साथ, पूरे वर्ड्स के साथ। किसकी डेप्रिसिएशन? किसकी? सिर्फ इस बिल्डिंग की। क्या इस बिल्डिंग के अलावा बाकी बिल्डिंग्स पूरा साल यूज हुई होंगी? एंट्री लिखे दी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे जी प्लीज। जी सर कोई वर्किंग करवाए। 66 चले भाई ने ट्राई तो किया ना, बाकी बोले नहीं। अनडिसाइडेड है, हमें क्या पता। गुड एफर्ट यार, लेकिन 66 पे गौर तो करेंगे। 66 क्या इशू है? 66 किस साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं? 17 में। क्या इसकी लास्ट इवैल्यूएशन हो चुकी है? लास्ट इवैल्यूएशन बिल्डिंग की कब हुई है? 15 के एंड पे, 15 के एंड पे हुई है। तो क्या रिवैल्यूएशन के बाद फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ या कॉस्ट इज डिवाइडेड ओवर टोटल यूजफुल लाइफ? तो क्या इस साल 17 में रिवैल्यूएशन के बाद एसेट यूज हुआ? रिवैल्यूएशन के बाद एसेट यूज हुआ? रिवैल्यूएशन के बाद ही यूज हुआ है, रिवैल्यूएशन करने के बाद ही इस साल यूज हुआ। चले बट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मतलब डिफरेंट कर लेते हैं। क्या 87 मिलियन पे ये आ गया था 31 दिसंबर 15 को? आ गया होगा। तो क्या अब 87 मिलियन डेप्रिशिएट होना है? तो क्या रिमेनिंग लाइफ आपने गिन ली थी बिल्डिंग्स की? तो कैसे वर्किंग करेंगे? ये सारी बिल्डिंग्स किस वक्त बहस हो रही है? या सिर्फ इस वक्त डिस्पोजल की बहस हो रही है? बाकी सारी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन की बहस किस दिन करवाएंगे आप? 31 दिसंबर को। जी सर स्टार्ट करो। ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने खोल ली है, ये मुश्किल डिसीजन था, ब्रैकेट खुल गई है। फिगर लिखवाएं जी ऑनलाइन स्टूडेंट, प्लीज 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ फिगर आएगी तो मैं लिखूंगा, आप करेंगी। आप अपनी तरफ वर्किंग कर लें, ये गलतियां कर लें, ये गलतियां कर लें, मैक्सिमम काट के ठीक हो जाएंगी। करें 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 गलती। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मुझे फिगर बताएं जिस फिगर में डेप्रिशिएट होना। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिस्पोजल। आपकी इन बातों से बाहर ये जरूर महसूस हो गया कि कल भी घर टाइम नहीं मिला पढ़ाई के लिए, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला।
हम नहीं बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब आया मुझे, आपकी तरफ से भी आया हुआ, इसी तरह उनका भी है। खामोशी का मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड। भाईजान बोर्ड पे आएगा, लिख लेंगे, इतनी जल्दी के। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी आवाज आ चुकी है मुझे, लेकिन फिगर भेजे प्लीज प्लीज। नॉट इंटरेस्टेड, बोर्ड से 87 देख के लिखें। व्हाई 87 यार, क्यों? व्हाई नॉट 66? व्हाई नॉट 66? क्या रिवैल्यू किए बगैर या आफ्टर इवैल्यूएशन? आफ्टर इवैल्यूएशन 87 पे एसेट आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 28। और हमारे वाले साल में आते आते 2 साल गुजर गए हुए हैं, और 15 के स्टार्ट में खरीदा था। 28 रिमेनिंग लाइफ कब गिन लेते हैं और फिर दोबारा कब गिनते हैं, इसकी दोबारा रिवैल्यूएशन कोई नहीं हुई। लेकिन यकीनन गेम ऑन हुई भी है। 2016 जेन में लाया, 2016। क्या 2016 में भी 87 डिवाइडेड बाय 29 हुआ होगा? लेकिन नजर तो वही नहीं आ रहा, अपने लेजर देखें जरा। हिम्मत 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 हर एंगल से क्लियर रखें। हुआ होगा, हुआ होगा, हुआ होगा, हुआ होगा। अलहदा नजर क्यों नहीं आ रहा? 700 डिवाइड बाय 29, सारे एसेट, सारी बिल्डिंग्स 29। लेट्स इग्नोर दिस, फॉर एग्जांपल डिस्पोजल। लेट्स इग्नोर, ये डिस्पोजल ना हुई होती तो आप ये रेंट पे खड़े होके कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? 700 डिवाइड बाय 28, 29 बेटा, 29 29। हर साल रिमेनिंग लाइफ नहीं गिननी, कब गिननी है, और उसके बाद फिर कब तक वही रहनी है? नेक्स्ट इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट इवैल्यूएशन 31 दिसंबर 17 के एंड पे है, तो 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिर गिनेंगे दोबारा। 29 के बाद अब रिमेनिंग लाइफ कब गिनेंगे? जब रिवैल्यूएशन दोबारा हो जाएगी, और अभी कोई रिवैल्यूएशन दोबारा नहीं है। प्लीज 87 आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर 28 29, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कहां से याद आ गया मुझे? किस साल के 6 महीने? करंट ईयर के 6 महीने। आंसर बताओ। 1.5। ये सारे फाइनल प्लीज। यहाँ रुक के जरा साथ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एक मैं दिखा रहा था पेज नंबर 33 पे, उसका जरा आंसर ढूंढे जल्दी जल्दी रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जो सॉल्व किया था आपने मेरे साथ उस दिन, 1 जुलाई 14 की डेट होना, और क्वेश्चन का जरा डाटा भी देखें, पेज 33 सामने रखते हैं। बताएं किन फिगर्स की बेस पर डेप्रिसिएशन आपने निकाली थी? 31.92 ढूंढ के जरा नाम बताएं इसका। 31.92 जरा ढूंढ के नाम बताएं, प्लीज बता दें। फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या किया था? 21 क्या था? रिमेनिंग लाइफ कब गिनी थी, ढूंढ के बताएं। डेट बोलनी, डेट बोलनी, कब ढूंढी थी? डेट बोलनी है, डेट बोलनी। नो 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 नो, डेट 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 बजा। नो 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 117 नो। गिनी कब थी? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 1 जनवरी। वर्किंग में ढूंढे, कहीं लिखा होगा। वर्किंग 1 ढूंढे। वर्किंग 1 किस दिन रिमेनिंग लाइफ गिनी होगी? डिस्पोजल डेट पे या रिवैल्यूएशन डेट पे? रिवैल्यूएशन डेट पे ढूंढे, कैलकुलेट की थी। ऐसे नहीं किया? ऐसे किया है। तो व्हाट इज 31.92? फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 21 ईयर्स। टोटल ढूंढ के बताया कितनी थी? अपना ढूंढना है, अपना ढूंढना है, अपना ढूंढना है। साथ वाला नहीं ढूंढ रहा, साथ वाला नहीं ढूंढ रहा, अपना ढूंढना है प्लीज, अपना ढूंढना है। वो अपना ढूंढ रहा है, अब अपना ढूंढना है। 25 4 साल गुजर गए थे वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और फिर 6/12 भी हुआ था। तो फिगर्स के नाम बोले, नाम। 31.92 फेयर वैल्यू,
21 का नाम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 months डिस्पोजल से पहले, लेकिन वहीं रुके। उसमें और इसमें बस एक छोटा सा फर्क ये है कि वहां रिवैल्यूएशन डेट बोलने का क्या है, 1 जनवरी 14, तो रिवैल्यूएशन डेफिनेटली पहले, लेकिन 6 महीने पहले, 6 महीने बाद बेचा है। यहां जरा ट्राई करें जरा, ये तकरीबन 1.5 ईयर्स के बाद बेचा है। लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है, यहाँ वापस है पेज नंबर 22, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट 31 दिसंबर 15, डिस्पोजल डेट 17, कितना अरसा गुजरा बीच में, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल। तो मैंने 6 महीने की क्यों चार्ज की है? इस साल में 6 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन पूरा एक 16 वाला ईयर भी गुजरा हुआ है। तो मैं सिर्फ किस साल की एंट्रीज लिख रहा हूँ, 17 की। क्या 16 में भी एसेट डेप्रिशिएट हुआ होगा? कहाँ हुआ है? कोई नहीं हुआ। आंसर देख रहे हैं, मुझे नहीं कहीं नजर आ रहा। कहाँ हुआ है? किसके अंदर हो गया है? किसके अंदर हो गया है? फिगर बोले, ना फिगर 700 के अंदर, 700 के अंदर। आई होप कि कोई कोशिश कर रहा है, क्या समझ नहीं किया जी? आई होप के बात क्लियर है जी। नेक्स्ट डेट है, हम कैसे बताएं बेटा? आपने बतानी, पेपर आपसे देने हैं। हम बता सकते हैं, कोई रैंडम बोल दें, गैस ही कर दें, कोई गैस ना करे, प्लीज सीरियस एफर्ट करें। नेक्स्ट डेट 30 जून 2019, जो लिखा होगा लिख लेंगे, 7 लिखेंगे। क्यों रोका? ना, ये मेरा मजाक से मेरी तरफ से हो सकता है, वो भी बस जब जरूरत पड़े झंझोड़ने के लिए। वाई सेम डेट बोलना, वाई। अब ये ढूंढना है कि अगर लास्ट रिवैल्यूएशन पे इसका कोई सरप्लस था तो उसने अब 6 months 60 ट्रांसफर होना। ठीक है सर। हाँ, एक क्वेश्चन के डाटा पर, व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन? 85। What is the fair value on the date of last evaluation? 85। 87 में से 2 माइनस हो गया ना यार। What was the fair value on the date of revaluation? Last evaluation 87। ठीक है, अब 87 फेयर वैल्यू थी और 66 ढूंढना है, कॉस्ट थी और डिफरेंस सरप्लस आ गया। कॉस्ट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करें तो सरप्लस आ जाता है। सरप्लस या लॉस का कैसे पता चलता है? लेकिन भाई मैं बहरहाल इस भाई को अप्रिशिएट करूंगा, उसने ट्राई किया है, गलत हुआ है, कोई इशू नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। कॉस्ट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस सरप्लस या लॉस नहीं है। किस और किस का डिफरेंस होता है? फेयर वैल्यू को कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर होना चाहिए। दोबारा पेज नंबर 33 पे जाना जरूरी है। 31.92 ढूंढे। नौजवानों, पेपर में अकेले बैठे होगे, वहां ये सब कुछ खुद जहन में जाना है और गेम अभी स्टार्ट हुई है, तो इंशाल्लाह मैंने कल टाइम पे आना है। ये तो काम बड़ा सीरियस है, ये तो टाइम पे आके नहीं पता चल रहा, तो लेट आके कैसे पता चलेगा? 31.92 ढूंढे कैंडी, इसके आसपास ही कहीं ढूंढे। 27 पॉइंट, ये क्या है? ना कॉस्ट नहीं बेटा, पढ़ो, ये WDV गिवन है, तो यहाँ इस सवाल में WDV गिवन थी और फेयर वैल्यू गिवन थी। हमने सीधा डिफरेंस ले लिया था। कैलकुलेट करें, फिगर याद आएगी आपको। 4.2 सरप्लस क्यों इस तरह क्यों निकाल दिया? WDV और फेयर वैल्यू गिवन थे। वापस आए पेज नंबर 82 पे। यहाँ क्या मसला है? कोई नया मसला क्या है? उसने फेयर वैल्यू और कॉस्ट बताई, तो हमारे लिए उसने एक और काम कौन सा छोड़ा हुआ है कि हम पहले इस कॉस्ट को WDV बनाएं फिर चेक करें।
तो आ जाए फिर वर्किंग में। नहीं मतलब उधर ही जिधर एंट्री कर रहे हैं छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। नहीं अभी हम बेसिकली अपने लिए वर्किंग्स कर रहे हैं, तो एग्जामिनर को दिखाने वाली नहीं है। जैसे हमने इंडिकेट एप्रिसिएशन की वर्किंग की है, इस तरह छोटी सी वर्किंग यहाँ कर लेते हैं एंट्रीज पर। लेकिन करें क्या, रुक जाए, एकदम देख के ना लिखा जाए। मैं क्या करने लगा हूँ किसी को ये पता? मैं चेक करने लगा हूँ कि जो बिल्डिंग डिस्पोज हुई है इसका लास्ट इवैल्यूएशन पे सरप्लस था या लॉस। क्योंकि अगर तो लॉस था फिर तो ये बहस ही नहीं है सरप्लस ट्रांसफर की, और अगर सरप्लस था तो उसमें फिर ट्रांसफर होना है एनुअल। उसके लिए मैं एक वर्किंग करने लगा हूँ कि चेक कर सकूं कि सरप्लस था या लॉस था। तो उसके लिए क्या करूं? नहीं WDV बिल्कुल ठीक है अब आपकी बात, लेकिन आप सबसे पहले ये बताएं कि बेटा एक मिनट चांस तो दे, सबसे पहले डेट ऑफ रिवैल्यूएशन भी तो पता हो। क्या 30 जून 17 पे रिवैल्यूएशन हो रही है? क्या 30 जून 17 पे रिवैल्यूएशन हो रही है? इस दिन तो डिस्पोजल हो रही है। तो लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई कब थी? क्या उस दिन सरप्लस आया होगा? अगर आया हो किस दिन, किस दिन? तो हमेशा जब भी आपने सरप्लस या लॉस निकाला है कौन सी डेट पे कैलकुलेशन हुई है? रिवैल्यूएशन डेट पे। तो कौन सी रिवैल्यूएशन डेट है लास्ट? 31 दिसंबर 2015। डन है सर। इस दिन की मुझे कब चाहिए? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आती कैसे है? आप मेन वर्ड ध्यान में लाए, आती कैसे है? रिवैल्यूएशन से पहले कॉस्ट ढूंढने, कॉस्ट 66 ऐसे ही है। इसमें से माइनस क्या करना होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना अर्सा गुजर गया है। अब 31 दिसंबर 15 पे खड़े हैं, एक सेकंड के लिए हम खड़े हैं सारे। बताइए एसेट बिल्डिंग्स खरीदी कब थी? 1 जनवरी 15। कहाँ है 1 जनवरी 15? सवाल में, सवाल में है, परचेज डेट दी 1 जनवरी 15। कितने की खरीदी थी? 66। लाइफ क्या थी? 30 years। किस साल की बहस कर रहा हूँ? 15 अभी 15। तो 66 कॉस्ट थी, 30 years लाइफ का एस्टिमेट था। ये तो 29 रह गया, 29 रह गया। तो रिवैल्यूएशन के बाद हुआ था, पहले नहीं बेटा, बाकी बात 29 रिवैल्यूएशन के बाद हुई है। तो रिवैल्यूएशन से पहले 30 years। क्या 2015 में ये बिल्डिंग 30 years की बेस पे डेप्रिशिएट हुई होगी या 29 years की बेस पे? कैलकुलेटर उठा लें, जीरो दबा लें, उस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग बता दें कैसे करो। 66 डिवाइड बाय 30, कितने साल गुजरे थे? जानने दें यार, कहां से कहां तक? 1 जनवरी 15 से लेके 31 दिसंबर 15 तक एक ही साल गुजरा था। आंसर बता दें। ठीक है 2.2 जो भी आ गया माइनस करें 66 जी। व्हाट इज 63.8? बोलना है, बोलना है। किस दिन, किस दिन? on the date of last evaluation, what was fair value on that date? What was fair value? What was fair value difference? What is 23.2? किसका? लिखे, 2-3 लाइनें रखें एंट्री के लिए, नीचे वर्किंग लिखे। जी ऑनलाइन चल रहे हैं सर। जी बेटा ऑनलाइन चल रहे हैं सर, ओके प्लीज। ये निकल फिर प्लीज यहाँ तक जरा बता दीजिएगा ताकि बात आगे चल पड़े।
66 को 30 पे क्यों डिवाइड किया जी साहब मैं ताकि डेप्रिसिएशन आ जाए और एक ही साल है तो 66 डिवाइड बाय 30। अब बताइएगा फिगर वैसे क्या आती थी नहीं ये सॉल्व करते हैं 2.2 डेप्रिसिएशन है सर तो कैरिंग अमाउंट निकाल रहा हूँ कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और कितने साल बीच में गुजरे हुए एक ही साल था नहीं एक्यूमुलेट कितने सालों की करो ठीक है ना आंसर अब अपने रजिस्टर में दोबारा जरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उसमें जो 4.2 समथिंग आया था 4.2 पूरा ही आया था शायद उस 4.2 की जगह इस क्वेश्चन में क्या है उस 4.2 की जगह हमने क्या फाइंड आउट किया है 23.2 ऐसे ही तब उस 4.2 का फिर आपने किया क्या था दूसरी एंट्री में डिवाइडेड बाय क्या किया था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 क्यों किया था 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज अब मेरा ख्याल आप करवा सकते हैं क्या वर्किंग करवाएं 23.2 डिवाइडेड बाय और 28 यार 28 2 साल गुजर गए 28 29 बाय 6 बाय 12 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज ये फिगर आ जाएगी बेटा फिगर कोई इशू नहीं है फिगर तो कैलकुलेटर पे आ ही जानी है व्हाट इज 23.2 कुछ कह नहीं सकते कुछ कह नहीं सकते क्वेश्चन साइलेंट है ये वाला सरप्लस ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन डिवाइड बाय 29 रिमेनिंग लाइफ इनटू कौन से साल के 6 महीने 17 के 6 महीने डबल एंट्री अमाउंट के साथ बता दें रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट जी सर अब बेटा इसी साल होगा यार सर 17 में ट्रांसफर होगा 16 में हो गया होगा वही खतरा जो मैं थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हो तो गई है डेप्रिसिएशन चार्ज आप कह तो रहे थे 700 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है हिम्मत मारे ना 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 अपनी बात बनेगी सर 4.14 ढूंढे 4.14 ढूंढे जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ था 2016 में क्या उसमें ये होगा सरप्लस ट्रांसफर इसका भी लेकिन पूरे साल का होगा किस साल में डेप्रिसिएशन और सरप्लस ट्रांसफर हो चुका है 16 उसकी एंट्रीज मैं नहीं लिख रहा हूं क्यों नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो तो शायद सिंपल थी ये क्यों लिख रहा हूं ताकि जरा सामने पिक्चर सामने 21 साल के 6 महीने मैंने जानबूझ के शायद इसलिए बोला था तो क्या इस साल हम 1.5 साल का सरप्लस ट्रांसफर करें या इस साल 6 महीने का करें लेकिन क्या अंडरस्टूड बात है कि पिछले साल का भी सरप्लस ट्रांसफर हुआ होगा और पिछले साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई होगी कहाँ हुई है कोई नहीं हुई जानना छोड़ा है कर लेते मेरे नहीं ख्याल कोई प्रूव करें कहाँ 700 divided by 29 and 120 divided by 29 what was 120 total surplus what was 700 total fair value we are talking about only which year 17 जी बिल्कुल ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं अब बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे मैंने तो कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा क्या अभी जरूरत पड़ी है जब पड़ेगी तब सोच लेंगे पढ़नी है पता चल गया वो आपको लेकिन इंशाल्लाह आपसे पूछना जरूर ठहर के लेकिन इसका भी तो पता होना चाहिए कि उसकी जरूरत कब पड़ेगी उसकी जब जरूरत पड़ेगी तब सोचेंगे क्या 1.5 साल का सरप्लस ट्रांसफर कर दो यहाँ तक ठीक है सर जी सर नेक्स्ट डेट अगर सेम ही है तो बेटा बोल दो 31 दिसंबर 15 सेम का मतलब तो फिर ये भी है अच्छा ये काइंडली 31 दिसंबर 15 जो बीच में लिखा ना इसके साथ ब्रैकेट में लिखे ये रिवॉल्यूशन डेट लिखी है हमने
लास्ट रिवॉल्यूशन डेट बल्कि इसके साथ वर्ड लिखें, लास्ट रिवॉल्यूशन डेट। जी सेम डेट रिपीट करते हैं। रुकने की वजह बता दें। नहीं बेटा जाने तो गुस्सा यार, खुदा के लिए और प्लीज यार वो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देख के बता दो यार, 2 हो गई है, तीसरी की बता दो यार प्लीज। पे क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे, साथ रखें, बार बार आए जाए। ये मैंने खास तौर पे कल रिक्वेस्ट आपसे की थी, इसको रिवाइज करके आइएगा। आपने तो लगता है याद कर लिया है। रोजेदारों को कुछ मैं कह नहीं सकता ज्यादा, लेकिन बनता है बेटा, ना करें इसका कोई फायदा नहीं है। ये मिनिमम है जो हम पढ़ सकते हैं। जी क्यों लिखवाई है डेट, रब जाने हमने कब लिखवाई है, किस लिए, किस लिए। डिस्पोजल की एंट्री पुरानी देख के बोले, पूरी 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 कैश डेबिट पे गेम रुक गई है, बस पूरी देख के बोले जहां पिछली लिखी हुई है, कैश डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा आपने ये एंट्री अब देख के नहीं लिखनी इस तरह, अपने आपके सामने आपके रजिस्टर में पुराने आंसर और क्वेश्चन आपके पास नया है, पेज नंबर 282 सवाल है और डेटा जो आप देख रहे हैं इस वक्त रजिस्टर में वो क्वेश्चन नंबर 1 वाला देख रहे हैं। उसी एंट्री को मुझे आपने जरा मोल्ड करके इस क्वेश्चन के मुताबिक कन्वर्ट करना है। रजिस्टर में कौन से आंसर देख रहे हैं, 1 वाला, और क्वेश्चन कौन सा सामने खुला हुआ है, पेज नंबर 282 वाला जो सकता है। तो प्लीज उसी एंट्री को, डिस्पोजल है सिंपल, इस एंट्री के साथ चेंज करवाना मुझे आपने। एक मिनट जस्ट मिनट। जी डी रेडी 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 रेडी। हेड्स मैं बोलूंगा, अपने अमाउंट्स बतानी। कैश नई चीज जो वहां नहीं थी यहां है, डिस्पोजल कॉस्ट यहां है वहां नहीं थी, तो ब्रैकेट मैंने खोल ली, 85 माइनस 2 83। हम लिखने लगे हैं, हम देखने लगे। पेन बंद, एक दफा आवाज है पेन बंद होने की प्लीज, ये दूसरा बार खुल जाना, बस 2 हो गए, दोबारा चेक करें, इस साइड पर रखें, इस गरीब को अपनी साइड पर रखें, पुरानी एंट्री देखें। कैश कितना डेबिट, कैसे, सेल प्रोसीज माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। नेक्स्ट वर्ड्स बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब से कब तक की, ना ना वहां से देख के बता रहे, पहले वहां देख के बताएं, वहां देख के बताएं, वहां देख के ढूंढ ले क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन भी देखें। डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल आई थी वहां 0.76। आपने मुझे बताना ये किस डेट से लेके किस डेट तक की, देख के 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 देख के। ये होती प्रिंसिपली वैसे कब से कब तक की होती है, अगर कॉस्ट मॉडल हो तो परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो आप बताएं आप बताएं आप बताएं, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट अप टू द डिस्पोजल डेट। पुरानी एलिमिनेट हो जाती है किस जमाने में, किस दिन, लास्ट रिवैल्यूएशन पे। तो 0.76 की डेट्स बताएं कब से कब तक की है ये, 1 जनवरी 14 से लेके 1 जुलाई 14 के 6 महीनों की है। डिस्पोजल हो गई थी 6 महीने बाद, लेकिन अब पेज नंबर 282 में है। अब सोच के बताएं यहां कब से कब तक की होगी, 1 जनवरी 17 से लेके 1 जनवरी 17 से लेके 31 दिसंबर 15 से लेके, मैं जानबूझ के एंडिंग डेट बोल रहा हूँ, डेफिनेटली 1 जनवरी 16 भी कह सकते हैं, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक की चाहिए। उस क्वेश्चन में 6 महीने बाद डिस्पोजल थी, इस क्वेश्चन में 1.5 इयर्स के बाद डिस्पोजल। बोर्ड पे जरा एक फिगर ढूंढे, बोर्ड पे ढूंढे बोर्ड पे, एक 1.5 नजर आएगा आपको थोड़ी देर बाद। मैं इसी फिगर की बात नहीं क्यों कर रहा हूं, ये सिर्फ इस साल के 6 महीनों की है,
वहां तो यही फिगर थी 6 महीने की, रिवैल्यूएशन के 6 मंथ्स बाद डिस्पोजल हुई। यहाँ रिवैल्यूएशन के 1.5 इयर्स के बाद डिस्पोजल हो रही है। ये सिर्फ किस साल के कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है? इस साल के 6 महीनों की है। हमें किसकी भी ढूंढनी है? Accumulated depreciation from the date of last revaluation up to date of disposal। कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? कोई इशू नहीं है, बात समझ आ गई है? क्या करने लगा पहले बोर्ड पे देखना। 1.5 साल की है, लेकिन अब इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पिछले साल की एंट्रीज लिखी नहीं हुई। तो कोई इशू नहीं है, रिलैक्स है, पता है हमें। आपको ये पता है कि पिछला साल पूरा हो या ये साल पूरा हो, ऐसा डेप्रिशिएट किस पे हो रहा होगा, किस पे हो रहा होगा, किस अमाउंट पे हो रहा होगा? अमाउंट 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 अपने आंसर में देखें अमाउंट 87 डिवाइड बाय कैसे हो रहा होगा 29। 87 डिवाइड बाय 29 अगर करेंगे तो पर एनम आ जाएगी। पर एनम का मतलब एक साल की आ जाएगी, लेकिन मैं कितने सालों की कैलकुलेट करने लगा हूँ? इंटू 1.5 कर दिया मैंने। ये कहाँ से आ गया 1.5 कहाँ से आ गया? तो 0.5 कैसे आ गया? 6 महीने यूज हुआ हमारे वाले साल में, ये तो 1.6 हो गया। ये 0.5 बीच में कहाँ से आ गया? नहीं, ये बात यहाँ क्लियर करनी है। मैंने लिखा 0.5, एक तो पूरा साल है, 0.5 बीच में कहाँ से? तो 6 महीने तो 0.6 बनेगा। कैलकुलेटर उठाए जरा। 6/12 है, 12 में से 6 गुजरे हैं, आधा साल। नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 9 महीने गुजरे होते तो बताएं पॉइंट्स में क्या होता? 9 डिवाइड बाय 12 करें, लिख के 0.75 ईयर गुजरा। अगर 3 महीने गुजरे होते तो 0.3 नहीं बनेगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे जुबानी नहीं आती, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे चांस दे। 3 डिवाइड बाय 12 0.25। अगर 8 महीने गुजरे हो, कैलकुलेट हो रहा है 8 डिवाइड बाय 12, तो असल में 12 में से महीने गुजर रहे हैं, आधा साल मीन्स 6 गुजर गए महीने 12 में से, तो 6 महीने डजंट मीन्स 0.6। ठीक है, तो अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो हम वर्किंग कर सकते हैं। आंसर एक मिनट बताइएगा। 4.5 का नाम बताएं क्या है? कैलकुलेटर पे लिखे 87 डिवाइड बाय कर दें 29 और इज इक्वल टू द, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? पर 1 ईयर, पर 1 है। और 1.5 क्या था? 6 महीने की। यकीनन 3 + 1.5 इज इक्वल टू 45। एक आखिरी चीज फिर आपने लिखना है, ऊपर 1.5 क्यों है? ऊपर 1.5 नहीं, 6 महीने क्यों है? इस साल में 6 महीने गुजरे, और नीचे मैं 1.5 क्यों कर रहा हूं? Accumulated depreciation from the last revaluation up to the date of disposal। हजम है प्लीज? अभी भी लिखने की बारी नहीं आई, पेन दोबारा दब गए, एक दफा फिर बंद कर दें। बस दोबारा खुल के आपका यार, उस गरीब का खुला था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फिगर समझ आ गई? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फिगर समझ आ गई? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है? अपने रजिस्टर में दोबारा वो एंट्री देख रहे हैं आप जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। कैश मैंने लिख लिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने लिख ली है। अगला हेड बोलो, अगला हेड बिल्डिंग, वहां ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग्स के नाम से वर्ड है। फिगर सोच के उधर देख के और इधर लिखवाएं। और 66.5 कहां से बीच में एक आंसर आया? 0.5 भी कहीं से आया है? 82.5। और बेटा पिछला आंसर देखिए यार, 31.92 का नाम क्या था? फेयर वैल्यू, और यहाँ फेयर वैल्यू 82.5। क्या डिस्पोजल कॉस्ट मॉडल वाले एसेट की हो रही है या रिवैल्यूएशन मॉडल वाले की? जी ओके प्लीज। और जब ये लिख लिया हमने, तब बैलेंसिंग फिगर आपके कैलकुलेटर पे आनी है। गेन या लॉस, गेन या लॉस खुद कैलकुलेट करें, यहां से फिगर्स देख लें। बनता तो लॉस है गेन बेटा, प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है।
प्लीज कैलकुलेटर अलाउड है। हमें कैसे पता चला गेन है? ये बेटा बैलेंस नहीं आ रहा, मैंने उस जमाने में भी कहा था बैलेंस कहेंगे तो उलट हो जाना। ये क्रेडिट बैलेंस वैसे बाकी नहीं है, क्रेडिट अमाउंट है, वो लेजर में बैलेंसेस होते हैं, एक क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस है। वो वर्ड थोड़ा सही करना है, वरना शायद डेबिट अमाउंट्स ज्यादा है। चेक करें तो डेबिट अमाउंट ज्यादा है, कहीं डेबिट बैलेंस में वर्ड आ जाए। ये लेजर नहीं बने, लेजर्स में बैलेंसेस होते हैं ना यार। तो ये क्रेडिट अमाउंट में डिफरेंस, गेन है लॉस है, वजह वजह ये रिवैल्यूएशन गेन है या डिस्पोजल गेन है? तो गेन और डिस्पोजल अगर है तो इक्विटी में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस, गेन और डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा? अदर इनकम में। गेन वैसे फाइनल है प्लीज, एक सेकंड वैसे कंफर्म कर लें, कैलकुलेटर पर लिखे 87। 87 का नाम बताएं, आ गए प्लीज, इन्होंने बताइए। माइनस करें 4.5 और नाम बताएं इसका 4.5। डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 87 माइनस 4.5, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या आया? WDV आई, कैरिंग अमाउंट आई ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। बेचा कितने का? नेट 83 का। यार बस करो, 87 का कहाँ बेचा है यार, कमाल होगी यार। अगर 85 भी कहते तो चलो ठीक था यार, 87 का बेच दिया। कितने का बेचा है? नेट 83 पे बेचा है, कितना ज्यादा मिला है? देयरफॉर गेन। अब डन है प्लीज, जल्दी से लिखेंगे, आखिरी झटका भी रहता है आज का। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको झंझोड़ने में कुछ कामयाब हो सका है। हम कल नहीं आएंगे, ये भी फैसला हो सकता है, कल जुम्मा है, छुट्टियां नजदीक आ रही हैं, तो 2-3 तो पहले होनी चाहिए। मैं कल लेट आऊंगा, ऐसी तंग होता हूँ, कभी कैलकुलेटर उठाओ, कभी पेन उठाओ, कभी पेन बंद करो, हाथ थक गया। थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर, कैश नजर आ रहा था यार, कैश का सी देखना मैंने। एंट्री लिख लेंगे। आपको तंग करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन एग्जामिनर बहुत ज्यादा तंग करता है, तो अगर यहाँ नहीं होंगे तो पेपर में ठीक ठाक ही होंगे। लेकिन बहरहाल जो लोग कर रहे हैं साथ साथ, इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अभी हम इनिशियली लर्निंग फेज में, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही हजम होती हैं। लेकिन द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि मुसलसल एक अच्छी कोशिश की जाए, और जब भी कुछ चीज रिवाइज करने को कहूँ, घर के लिए होमवर्क दूँ, तो वो मिनिमम मस्ट है। बाकी डेफिनेटली आपके पास और टाइम भी होता है, और भी आप जितना पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ प्लीज कम से कम वो जरूर पढ़ें। यानी कंफ्यूजन जी बहरहाल यहाँ तक। नेक्स्ट डेट बताएं। नेक्स्ट डेट बताएं। फिर सेम डेट क्यों लिखवा रहे हैं मुझे? टाइम नहीं है, इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन ये रोका क्यों मुझे इस डेट पे? हमने कोई नहीं रोका, हमने रोका। फाइनल वर्ड्स, भाई ने बड़े बड़े अच्छे वर्ड्स बताए थे। क्यों रोका है? दोबारा वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 वाला आंसर क्या हुआ था? 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 रिमेनिंग सरप्लस अब जो बच गया है उसे ट्रांसफर होना है। इंशाल्लाह कल गेम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आप लोग एक काम करें, जरा एक क्वेश्चन ट्राई करें, वैसे शायद थोड़ा सा उसमें इशू आएगा, लेकिन जो आएगा मैं बता देता हूँ। जरा 1 मिनट जरा प्लीज सुन के उठिएगा। जरा पेज नंबर ढूंढे, एक आसान सा सवाल जरा दोबारा प्रैक्टिस करना। जरा पेज नंबर है जी 29, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, दरमियान से ऊपर 2 लिखे हुए, एक 1 है। इसकी रिक्वायरमेंट में एक मिनट है, लिखा हुआ है प्रिपेयर द एसेट अकाउंट एट नेट कैरिंग अमाउंट। क्या मतलब? ब्रैकेट पढ़े, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। सरप्लस का लेजर बनाना है और एसेट अकाउंट बनाना है, लेकिन एसेट अकाउंट WDV पे अगर आप बनाएंगे सब कुछ वही है, सवाए इलिमिनेशन की एंट्री अब नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी?
डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट के अंदर आ जाएगी। एक काम और आपको जरा इसी क्वेश्चन में ऊपर देखें, यहाँ ना डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ 10%, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स ऊपर इसी क्वेश्चन में 2 लाइनों पर। मेथड अगर ना लिखा हो तो कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लाइफ दी होती थी, लेकिन यहाँ रेट दिया हो तो कोई इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। प्रॉब्लम बस वो आएगा, नहीं वो भी वो जरूरत नहीं है, अगर करना तो कर लीजिएगा। आपको रिमेनिंग लाइफ कितनी पड़ेगी जब रिवैल्यूएशन हो जाएगी, तो 10% स्ट्रेट लाइन अगर हो तो यूजफुल लाइफ 10 इयर्स होती है। जरा एक मिनट ठंडे दिल सोचें जरा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होगी, तो 10% अगर रेट हो तो इट विल टेक 10 इयर्स, तो 10% मींस 10 इयर्स। अगर रेट 20% हो सोच के 5 इयर्स, अगर रेट 5% हो 20 इयर्स, लेकिन स्ट्रेट लाइन बेसिस में बात हो रही है। तो यहाँ जो 10% दिया हुआ है मेथड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, रिमेनिंग लाइफ के अकॉर्डिंगली आप गिन सकते हैं 10 इयर्स की बेस। तो ट्राई कीजिएगा, मेरे ख्याल मैक्सिमम टाइम कर लेंगे। क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, वही एंट्रीज है पुरानी, तो एक इसको होमवर्क रखेंगे, ठीक है सर? ये यासिन साहब जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अभी आपने इस वक्त इशू बना लिया। जब स्टैंडर्ड्स की बात करनी होगी तो कर लेंगे यार, ये इसी लम्हे कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जो बात मैं कर रहा था वो शायद इस वक्त रेलिवेंट है, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अचानक इस वक्त क्या इसका इशू बन गया? ठीक है, क्वेश्चन मिल गया आपको? कॉस्ट वाले हजरात बैठे बैठे काइंडली 5 मिनट डेस्क पे सर रख के पुट योर हेड ऑन द डेस्क और आंखें बंद कर लें, वरना आते आते फिर लेट हो जाते हैं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो ठीक है, वरना यहीं बैठ के आराम से रिलैक्स करें। जर्नलिस्ट क्लियर है प्लीज? अल्लाह